राउल्ट्स लॉ। देखिए राउल्ट्स लॉ जो है एक्चुअली इसके दो स्टेटमेंट है राउल्ट्स लॉ के, फर्स्ट और सेकंड। इसको हम राउल्ट लॉ फर्स्ट और राउल्ट लॉ सेकंड भी कहते हैं। तो राउल्ट लॉ एक तो दिया गया है ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, और एक दिया जाता है ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। तो हम पहले बात करेंगे, फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज राउल्ट्स लॉ फॉर a solution containing volatile solute। अब देखिए इसमें एक टर्म आई है आपके पास में वॉलेटाइल सॉल्यूट। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर की फॉर्मेशन करता है, यानी आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी ऐसा है जो वेपर की फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर आपने वाटर के अंदर अल्कोहल ऐड कर दिया तो हमें पता है अल्कोहल भी वेपर की फॉर्मेशन करेगा, वाटर भी वेपर की फॉर्मेशन करेगा। तो इस सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट जो है वो वेपर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ की, ठीक है। लेकिन इस लॉ को पढ़, यस बोलिए, बोलो बेटा। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देता हूं मैं। बस वो उसी अभी जो मैं बता रहा हूं उसमें उसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, है ना, उस चीज को बता देता हूं। तो एक चीज को समझ लें आप। ओके ओके ठीक है बेटा, कर लो, मैं एडमिट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए तो अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि दो सॉल्यूशन ले रहा हूं। एक में तो मैं क्या कर रहा हूं, केवल एक ही कंपोनेंट ले रहा हूं जिसके अंदर हमारे पास केवल और केवल एक कंपोनेंट है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं ऊपर से। तो यहां पर जब ये वेपर बनाएगा तो हमारे पास वेपर जो है वो केवल एक कंपोनेंट की वजह से बनेगा। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा ना बेटा ए का, इसको अपन पी नॉट ए बोलेंगे, ध्यान रखना। पी नॉट ए होता है प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। तो अब यहां पर ध्यान रखना, मैंने एक काम किया है यहां पर, ये मैंने पी के ऊपर एक नॉट लगाया है, ठीक है, एक नॉट लगाया है और डॉट लगाया है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये केवल तब लगेगी जब हम केवल एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर यानी प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो मैं कंपोनेंट ले रहा हूं, इसके अंदर मैं ए और बी दोनों ले रहा हूं। जैसे अभी इसने कहा था ना कि हम एक दूसरा सब्सटेंस उसके अंदर ऐड कर दें, तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर होता है वो केवल अब एक की वजह से नहीं लग रहा, दोनों की वजह से लग रहा है। तो यहां पर वेपर ए भी बनाएगा और बी, आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके। तो देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। ए की वजह से वेपर प्रेशर पी ए और बी की वजह से वेपर प्रेशर पी बी है, ठीक है। तो इन्हें हम कह रहे हैं पार्शियल, ध्यान रखना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और इसे कहूंगा मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब मैं जो आगे आपको राउल्ट्स लॉ बताऊंगा उसमें ये दो वर्ड काम में आएंगे, तो आपको इन दोनों का मतलब पता होना जरूरी है, ठीक है। यहां अगर हमारे पास केवल एक कंपोनेंट होता है तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है उसे हम पी नॉट से शो करेंगे, ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। और अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है तो हर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उस मिक्सचर में उसे अपन पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे। और वो वेपर प्रेशर ध्यान रखना हमेशा प्योर वाले वेपर प्रेशर से कम होगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो हमारे पास किसी सॉल्यूशन में एक के अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट भी है तो नेचुरल है वेपर प्रेशर जो है वो एक नहीं वो दूसरा भी बनाएगा। तो यानी जो हमारे पास में वेपर प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, वो उतना नहीं होगा जितना प्योर फॉर्म में होता है, उससे डिफरेंट आएगा वो वेपर प्रेशर। तो अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, वापस आ जाता हूं इस लॉ पर जिसे मैं कह रहा हूं राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो अब यहां पर हम ये मान रहे हैं लेट अ सॉल्यूशन इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट। हम मान रहे हैं कि एक सॉल्यूशन दो कंपोनेंट ए एंड बी से मिलकर के बना हुआ है, टू कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है। तो यहां ए और बी के लिए अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करता हूं, ठीक है, ए और बी के लिए अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करता हूं तो इस तरह से लिखूंगा कि पी ए जो है, पी नॉट ए सॉरी,
अच्छा दो है ना अपने पास, दोनों बना रहे हैं, पी ए बोलेंगे। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और अगर मैं बी के लिए लिखता हूं तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब इसका मतलब समझना, देखिए पार्शियल, जैसा मैंने बताया था पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के मोल फ्रैक्शन के। मतलब सॉल्यूशन में ए का जितने मोल फ्रैक्शन होंगे ए का वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। सिमिलरली बी के मोल फ्रैक्शन जितने होंगे उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही होगा। अब अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं, ठीक है, तो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, यहां मैं एक कांस्टेंट वैल्यू लगा रहा हूं, और पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। तो यहां देखिए मैंने ना एक तो पी नॉट ए लगाया है और यहां पी नॉट बी लगाया है, ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इनकी वैल्यू क्या होगी, इन्हें अपन क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। ये प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर है, और दूसरा जो है ये है वेपर प्रेशर ऑफ बी, बी इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में बी का वेपर प्रेशर है, प्योर फॉर्म। अब मैंने इसको कांस्टेंट क्यों माना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा है बेटा, कोई भी पर्टिकुलर एक अपन कंपोनेंट ले लें तो उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर, वो एक फिक्स टेम्परेचर पर ही वेपर की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूं कि हमें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राउल्ट का फर्स्ट लॉ लिखना है तो आपको क्या लिखना है। अगर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है राउल्ट के फर्स्ट लॉ के लिए, तो ये जो मैंने स्टेटमेंट यहां पर लिखवाया ना बेटा, ये स्टेटमेंट इसको वर्ड में लिख देना है हमें। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट in a mixture is directly proportional to mole fraction of that component, ठीक है ना। यानी मिक्सचर में किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो उस मिक्सचर में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब यहां पर थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर मान लीजिए हमको टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है, टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है, तो टोटल वेपर प्रेशर, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें दो कंपोनेंट है, तो टोटल कैसे फाइंड करेंगे, पी टोटल पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो देखो पी टोटल ये ए कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर और बी कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। और अभी हमने देखा पी ए जो है वो किसके इक्वल है, देखिए पी टोटल इक्वल्स टू पी ए इक्वल है पी नॉट ए एंड एक्स ए प्लस पी बी इक्वल है हमारे पास में पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, इस तरह से न्यूमेरिकल इस तरह अगर पूछ लिया जाए और आपको इनके वेपर प्रेशर दे रखे हैं प्योर फॉर्म में और मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो हम टोटल वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। बाकी इसको आप केवल एक कंपोनेंट की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है। एक्स ए और एक्स बी का जो सम होता है ना बेटा, वो 1 के इक्वल होता है, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं मोल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन रखना चाहूं, जैसे मैं केवल एक्स ए का मोल फ्रैक्शन रखना चाहता हूं, तो मैं इसे 1 माइनस एक्स बी रख सकता हूं। तो मैं इसे लिख रहा हूं पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए और 1 माइनस एक्स बी और फिर प्लस पी नॉट बी और एक्स बी, यूं लिखा जा सकता है। मैंने क्या किया, एक्स ए की जगह मैंने यहां पर रख दिया है 1 माइनस एक्स बी, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए डॉट पी एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब हम यहाँ एक काम करते हैं कि जो सेम है, सिमिलर है, उनको एक तरफ लिख देते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, सॉरी प्लस वाले को इधर ले आते हैं, माइनस वाले को उस तरफ ले जाते हैं। तो पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मैंने ये वाली टर्म को इधर ले आया हूं मैं, और माइनस वाले को उस तरफ ले जाता हूं, पी नॉट ए एक्स बी। अब इनमें कॉमन आ जाएगा, आप देखिए इन दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें, एक्स बी कॉमन है, तो इसे मैं लिख सकता हूं पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और एक्स बी हमारे पास में कॉमन आ गया है। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टोटल मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये कहां कहां और कैसे कैसे काम में आती है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है राउल्ट्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। राउल्ट्स फर्स्ट लॉ लिखो उस सॉल्यूशन के लिए विच कंटेन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो उसमें तो जैसा मैंने कहा इस चीज को वर्ड में लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर रिलेशन लिखा है इसे वर्ड में लिखा जाएगा। इसका मतलब पता होना चाहिए आपको कि पी नॉट ए जो है हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह से बी के लिए, तो किसी एक के लिए लिख दें अपन तो वो अपने पास में राउल्ट्स फर्स्ट लॉ हो जाएगा। फिर अगर आपको इसको सॉल्व करना है और टोटल वेपर प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, तब फिर आप यहां पर बी के लिए भी इसको लिखेंगे। फिर यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट चाहिए, तो पी नॉट ए कांस्टेंट है, यहाँ पी नॉट बी कांस्टेंट है। और हमें पता है पी नॉट ए क्या है, प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर जो कि कांस्टेंट होता है हमेशा, क्योंकि प्योर फॉर्म में हर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, चेंजेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये पी ए की वैल्यू आ गई है, ये पी बी की वैल्यू आ गई है। अगर मुझे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो मैं ए और बी के वेपर प्रेशर को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी है जो हमने यहाँ पर फाइंड की थी, ठीक है। दोनों वैल्यू पुट करने के बाद में फिर मैंने कहा कि एक्स ए जो होता है और एक्स बी दोनों में ये रिलेशन है, तो मैं इससे एक्स ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो मैंने ये वैल्यू एक्स ए की यहां पर पुट कर दी है, ठीक है। यहां अगर मैं एक्स ए की वैल्यू पुट करता हूं तो 1 माइनस एक्स बी, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास। फिर यहां मैंने केवल क्या पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले लिया है, नेगेटिव वाली को बाद में ले लिया है, तो ये रिलेशन बन गया है। और यहां अगर हम देखते हैं एक्स बी दोनों में आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स बी को मैंने कॉमन ले लिया है। अब एक रिलेशन बन गया है। इस रिलेशन की हेल्प से अगर आपके पास केवल एक का मोल फ्रैक्शन है बी का, ठीक है, और दोनों की प्योर फॉर्म में प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, तो आप टोटल वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आता है। बाकी इससे तो कर सकते हैं, बाकी चाहे तो आप इससे भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं या डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर भी वैल्यू पुट की जा सकती है, ठीक है। और इससे भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए, क्योंकि हमें पता है पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो प्योर फॉर्म और एक्स ए के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कुछ बुक्स में, कुछ रेफरेंस बुक में इसको राउट लॉ माना गया है, ठीक है ना। राउट लॉ, ये इसको भी राउट लॉ की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट राउट लॉ होता है, वो भी लिख सकते हैं। दोनों ही करेक्ट है, ध्यान रखना, दोनों ही करेक्ट है। तो ये चीज ध्यान रखें, ये राउल्ट्स फर्स्ट लॉ के लिए हमने डेरिवेशन ड्राइव कर दी है, ठीक है। आगे चले बेटा, यहां तक आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं राउल्ट्स सेकेंड लॉ के बारे में। तो देखिए ये जो फर्स्ट लॉ था ये था, इट वाज अबाउट द सॉल्यूशन विच कंटेन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें दोनों जो कंपोनेंट्स थे वो वॉलेटाइल थे, जैसे वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर, ठीक है। तो उसमें अल्कोहल भी वॉलेटाइल होता है और वाटर भी वॉलेटाइल होता है। अब हम देख रहे हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर में अपन एक ऐसा सॉल्यूट ऐड करें जो वॉलेटाइल नहीं हो, तो इसे हम कह सकते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, ऐसे सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था फ्रॉम राउल्ट्स फर्स्ट लॉ। अच्छा, उससे पहले तो ये देखो, इसमें भी सपोज ऐसे कर लेते हैं। सपोज मान लेते हैं वी हैव टू कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। हमारे पास एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक तो है कंपोनेंट ए, ठीक है, कंपोनेंट ए, और दूसरा है आपके पास कंपोनेंट बी। तो जो कंपोनेंट ए है ना बेटा, इसे तो मैं मान रहा हूं ये वॉलेटाइल है, दिस इज वॉलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। और जो बी है इट इज नॉन वॉलेटाइल। तो यहां कहने का मतलब यह है कि जो ए है वो वेपर बनाएगा
और बी वेपर नहीं बनाएगा। ठीक है, ये वेपर की फॉर्मेशन करेगा, ये वॉलेटाइल है, और ये वेपर की फॉर्मेशन नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इसको वाटर मान सकते हैं और इसको हम NaCl मान सकते हैं। जैसे पानी वेपर बनाता है लेकिन NaCl वेपर नहीं बनाता है। ठीक है, अब इसके लिए लॉ हम स्टार्टिंग में नहीं आता, इसके लिए हम जो इसका लॉ है उसको ड्राइव करते हैं और लास्ट के अंदर इसका स्टेटमेंट आता है हमारे पास। अब हमें पता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर किसके होता है, किसके इक्वल होता है? देखिए PT टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू PA प्लस PB। ये अभी अपन ने पढ़ा है, क्योंकि A और B दो कंपोनेंट है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो A का वेपर प्रेशर और B के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। बट लेकिन हमें पता है बट B कंपोनेंट B जो है, कंपोनेंट B इज अ नॉन वॉलेटाइल। कंपोनेंट B जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो इस वजह से हमारे पास में जो PB की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि जो नॉन वॉलेटाइल है वो वेपर की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है ना, जो वेपर की फॉर्मेशन नहीं करेगा तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर वो 0 होगा। तो अब वेपर प्रेशर केवल किसकी वजह से है? A की वजह से। तो यानी टोटल वेपर प्रेशर जो है वो हमारा इक्वल है PA के, और PA हम लास्ट अभी लॉ के अंदर हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है? P0A x A के इक्वल होता है। यानी जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और A के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये अभी अपने पढ़ा है। अब इस रिलेशन को अगर मैं ले लेता हूं वापस से, तो यहां पर देखिए PA इक्वल्स टू अब P0A। अब अगर मैं इस XA को XB की टर्म्स में लिखना चाहूं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है कि XA प्लस XB इक्वल्स टू 0 होता है, सॉरी 1 होता है, और यहां पर अगर मैं XB इक्वल्स टू देखूं तो 1 माइनस XA आएगा। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर देता हूं XA की जगह, सॉरी XA रखता है ना मुझे, XA इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 माइनस XB। तो अगर मैं XA की वैल्यू पुट कर देता हूं तो यहां हमारे पास आ जाएगा, देखो PA एज इट इज रख दिया मैंने, P0A, और अब XA की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 माइनस XB। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो PA इक्वल्स टू P0A माइनस P0A XB लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसको हम सॉल्व करते हैं, एक स्टेप और सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, तो अब अगर मैं P0A XB को इधर ले लेता हूं, जो नेगेटिव है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, तो हमारे पास, या फिर एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी हमारे पास कि आपके पास आ जाएगा P0A XB इक्वल्स टू P0A माइनस PA। ठीक है, इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। अब यहां पर अगर मुझे P0A को राइट हैंड साइड लेके जाना है तो बाहर मेरे पास केवल XB बचेगा, P0A माइनस PA अपॉन XB। अब ये जो रिलेशन आ गया ना बेटा, इस रिलेशन को अगर मैं वर्ड में बोल दूंगा, वर्ड्स में बोल दूंगा, ओके लेट मी सी, यस यस यस, ओके P0A है ना, ये रिलेशन जो आ गया, इसको अगर मैं वर्ड में बोल दूंगा तो ये हमारे पास में आ जाएगा राउल्ट सेकंड लॉ। अब इसको वर्ड में कैसे बोलना है जरा ध्यान से समझना। देखिए P0A मैंने क्या बताया था, किसी को ध्यान है बेटा? P0A क्या था, बता सकते हैं? पार्शियल नहीं है बेटा, P0A है प्योर फॉर्म में A का वेपर प्रेशर। ठीक है, प्योर फॉर्म में A का वेपर प्रेशर, और हमें पता है कि प्योर फॉर्म में जो लिक्विड होता है ना बेटा, उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है। ठीक है, और PA जो है वो है पार्शियल वेपर प्रेशर। जब इसके अंदर दूसरा कंपोनेंट डिसॉल्व कर दिया तो उस समय A का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो अगर मैं प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर में पार्शियल वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता हूं तो हमारे पास जो आता है उसे हम बोलेंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर में जितनी भी कमी आ रही है वो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो ये जो चीज मेरे पास में आई है इसे मैं कह रहा हूं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है,
कि प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर ज्यादा है, पार्शियल का कम है, तो प्योर में पार्शियल को घटाएंगे तो जितनी लोवरिंग हुई है वो हमें मिल जाएगी। अब अगर मैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस पी नॉट ए के रेस्पेक्ट में लेता हूं, ठीक है, तो मैं इसे बोलूंगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब ये पूरी टर्म जो है ना, पूरी टर्म, इसको कहा जाएगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि जो रिलेटिव lowering of vapor pressure is, अब रिलेटिव lowering of vapor pressure जो है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, XB के मोल फ्रैक्शन के। रिलेटिव lowering of vapor pressure is इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब किसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल है जरा देखो आप, XB है, तो B क्या था हमारे पास? B था हमारे पास नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी वो कंपोनेंट जो कि वेपर नहीं बनाता है, उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। तो हम यहां लिख रहे हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके इक्वल होता है। तो ये जो आपने लिख दिया, ये जो लिखा है अपन ने, ध्यान रखना बेटा, ये पूरा का पूरा जो है ये हमारे पास में राउल्ट सेकंड लॉ है, ठीक है। और इसको मोटे शब्दों में अगर अपन बोले तो अपन यूं कहेंगे कि जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है कि किसी भी लिक्विड में जो वेपर प्रेशर की कमी होगी, ठीक है, प्योर फॉर्म के रेस्पेक्ट में जितनी कमी होगी वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी जितना सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपन ऐड करेंगे उसका जितना मोल फ्रैक्शन होगा उसके इक्वल होगी। मतलब प्योर वाटर के अंदर आप जितना नमक मिलाओगे, जो नॉन वोलेटाइल है नमक, प्योर वाटर में जितना नमक मिलाओगे उतना ही उसका वेपर प्रेशर लो होता जाएगा, कम होता जाएगा। यही राउल्ट का सेकंड लॉ है, ठीक है। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, दोबारा से सुन लेना आप इस चीज को ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, वैसे इसमें से न्यूमेरिकल बन जाते हैं। देखिए हमने जो सेकंड लॉ देखा है, राउल्ट सेकंड लॉ, ठीक है, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें एक ऐसा सॉल्यूट डिसॉल्व किया है जिसका वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, जो वेपर बनाता ही नहीं है, उसके लिए अपन ये लॉ देख रहे हैं। तो हमने माना कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, और मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि आपको कि बी को मैं हमेशा सॉल्यूट कंसीडर करूंगा इस चैप्टर में, है ना। तो अपन ने एक कंपोनेंट बी ले लिया जो सॉल्यूट भी है और जो नॉन वोलेटाइल भी है, जिसको अपन NaCl मान सकते हैं, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो वोलेटाइल है जिसको मैं वाटर कंसीडर कर सकता हूं। तो अब इन दोनों का वेपर प्रेशर अपन जब फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल वेपर प्रेशर, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर प्लस बी का पार्शियल वेपर प्रेशर, इसके सम के इक्वल होता है। अब हमें पता है कि बी जो है वो तो वेपर बनाता ही नहीं है, जब बी वेपर बनाएगा ही नहीं तो वेपर का प्रेशर होने की तो संभावना ही नहीं है, तो नेचुरल है कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा बी का वो जीरो होगा। तो हमने बी की जगह जीरो रख देना है। तो यहां अगर मैं जीरो रख दूंगा तो मेरे पास तो केवल PT इक्वल्स टू PA ही बचेगा। तो PT इक्वल्स टू PA, लेकिन PA किसके इक्वल होता है? PA इक्वल होता है P0A और XA के, ठीक है। PB तो गायब हो गया क्योंकि उसका वेपर प्रेशर नहीं था। फिर मैंने इस XA की वैल्यू पुट की, यहाँ पर XA की वैल्यू मैंने लिखी है 1 माइनस XB, और फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया P0A को XA से माइनस और फिर XB से, तो ये नीचे वैल्यू आ गई मेरे पास। यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा सा ट्रांसफर किया है, इधर उधर किया है कि P0A XB को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया हूँ और PA को मैं राइट हैंड साइड लिया हूँ, तो इक्वेशन इस तरह से बन गई है। तो यहां पर भी मैं जब XB को बाहर रखूंगा और P0A को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन बन गया, और इस रिलेशन में मैंने कहा कि प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है किसी कंपोनेंट का, उसमें अगर उसका पार्शियल वेपर प्रेशर घटा दें तो उसे हम कहते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और अगर उसको अपन प्योर के रेस्पेक्ट में या इसके रिलेशन में लेते हैं तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, मतलब वेपर प्रेशर में जो ये कमी आ रही है, जो वेपर प्रेशर में ये कमी आ रही है, ये कमी जो है ये किसके इक्वल होती है? XB के, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और B क्या था? B था नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। और इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? राउल्ट सेकंड लॉ कहते हैं, ठीक है। ये राउल्ट का सेकंड लॉ हो गया है।
आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बेटा, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है प्रॉब्लम वाली बात, आपको बस ये रिलेशन, ओके ओके ये रिलेशन ध्यान रखना है बस, है ना। ये रिलेशन जो अगर आपको याद रह गया ना, तो यानी आपको राउल्ट का लॉ आता है। अगर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको केवल ये रिलेशन लिख करके ये नीचे वाला स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो फिर आपको इसको ड्राइव करके शो करना है कि किस तरह से आप इसको ड्राइव करके लेकर के आए हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल बनते हैं बेटा, न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा एक बार, पहले थोड़ा सा, क्योंकि अभी इससे रिलेशन में आइडियल सॉल्यूशन है, इसके न्यूमेरिकल में एक काम करूंगा वैसे तो। चलो मैं इसकी एक ना वर्कशीट अभी नाइट में शाम तक भेज दूंगा आपके पास में, तो एक बार आप पहले सॉल्व करके देखना और फिर कल अपन वो वर्कशीट या बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बढ़िया रहेगा, आप भी एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो, ओके। अच्छा, उसमें भी डाउट था, चलो फिर एक काम करते हैं, कल अपन वर्कशीट का सेशन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल न्यूमेरिकल पोर्शन ले लेंगे, आपकी डाउट जो थी वो ले लेंगे, ठीक है। और जो आज वाली जो न्यूमेरिकल में 3-4 न्यूमेरिकल दूंगा, ज्यादा नहीं, 5 दे देंगे ज्यादा से ज्यादा, तो वो न्यूमेरिकल फिर अपन एक साथ कल, मतलब फिर आगे नहीं लेंगे, पहले न्यूमेरिकल ले लेंगे अपन, ठीक है, शुरू में ही, ओके। चलिए, तो अब मैं यहां पर ले रहा हूं नेक्स्ट, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। अभी क्या आइडियल सॉल्यूशन इससे रिलेटेड है, बिल्कुल, तो बढ़िया समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी अभी अपन ने राउंड फ्लो पढ़ा है। तो आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन वैसे तो देखो सिंपल सी बात है, आइडियल जैसे नाम की कोई टर्म होती ही नहीं है। आइडियल एक हाइपोथेटिकल टर्म है, कभी आइडियल चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बट सम ऑफ द सबस्टेंस बिहेव लाइक एन आइडियल। कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो आइडियल की तरह बिहेव करते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते लेकिन थोड़ा बहुत बिहेवियर उनका वैसा होता है, तो हम उन्हें आइडियल मान लेते हैं। तो अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, तो हम कह सकते हैं ऑल दोज सॉल्यूशन, वो सारे के सारे सॉल्यूशन which follows Raoult's law, जो अभी हमने राउल्ट लॉ पढ़ा है उसको फॉलो करें, which follow Raoult's law at all range of temperature and concentration। मतलब चाहे आप टेम्परेचर कितना भी चेंज करें, कंसंट्रेशन कितना भी चेंज करें, तो वो अगर राउल्ट के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जो हमने 2 लॉ पढ़ा है, फर्स्ट और सेकंड, तो हम उसे कहेंगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। इसके अलावा भी आइडियल सॉल्यूशन की कुछ कंडीशंस बताई जाती हैं कि अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन, इन कंडीशन को फॉलो करने वाले सॉल्यूशन को आप आइडियल सॉल्यूशन मानेंगे। पहली कंडीशन तो वही है जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि इट शुड फॉलो राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ये राउल्ट्स का लॉ को फॉलो करे, अगर ये राउल्ट के लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। राउल्ट का लॉ क्या था, यानी हमने पढ़ा था कि पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए है, ठीक है। या फिर हमने पढ़ा था पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी है, ठीक है। या हमने टोटल सॉल्यूशन के लिए पढ़ा था कि पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी है। तो अगर इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, यानी राउल्ट के लॉ को फॉलो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरी कंडीशन है डेल एच मिक्सिंग, ठीक है। अब देखो इसको समझना बहुत अच्छी तरह से, डेल एच मिक्सिंग का मतलब क्या है। देखिए, डेल एच का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी। किसी को ध्यान है बेटा एंथैल्पी किसे कहते हैं, 11th में पढ़ा है वैसे आपने, एनीबडी रिमेंबर व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी क्या चीज है, किसी को ध्यान हो, कोई बता सकता है? देखिए, हाँ, नाम बिल्कुल 11th में था इसलिए नाम सुना लग रहा है। चलिए मैं बता देता हूं,
एक्चुअली एंथैल्पी और कुछ नहीं है, एंथैल्पी एक तरह की हीट है, ठीक है। लेकिन ये हीट अपन कब देखते हैं, जब अपने पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी सब्सटेंस की जो हीट होती है उसे हम उसकी एंथैल्पी कहते हैं। अब हमें पता है कि जैसे हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 1 atm प्रेशर, अब वो कांस्टेंट रहता है। तो आप जितना भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब में, तो उन सभी एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होगा कि जो एंथैल्पी चेंज होगा, जो हीट चेंज होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, ठीक है, 1 atm प्रेशर पर हो रही है। तो उसी चेंज को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज, ठीक है। यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में खुले कंटेनर में जो आप रिएक्शन करा रहे हैं उसमें जो हीट चेंज हो रही है वही एंथैल्पी चेंज है। अभी आप इतना ध्यान रख सकते हैं। तो अभी मैं कह रहा हूं चेंज इन एंथैल्पी जो है, मिक्सिंग का मतलब दो कंपोनेंट को मिलाने पर, इट शुड बी जीरो, वो जीरो होनी चाहिए। यानी जब आप दो कंपोनेंट को आपस में मिला रहे हैं तो एंथैल्पी जीरो होनी चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एंथैल्पी जीरो है? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कह रहा हूं हीट चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब सॉल्यूशन न तो गर्म हो रहा होगा न ही ठंडा हो रहा होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम, है ना, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो सेम रहे, न तो वो ठंडा हो न ही गर्म हो दो कंपोनेंट को मिलाने पर, तो हम बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। एक कंडीशन और देखें, कंडीशन नंबर 3, डेल वी मिक्सिंग। जब आप दो कंपोनेंट को मिलाते हैं तो डेल वी का मतलब होता है बेटा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, यानी दो कंपोनेंट को मिलाने पर उनके वॉल्यूम में चेंज। इट शुड बी इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो होना चाहिए। तो यहां मेरा कहने का मतलब है जब दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं, जैसे एक 500 ml है दूसरा भी 500 ml है, और दोनों को मिलाने पर बनने वाला सॉल्यूशन 1000 ml होना चाहिए, न कि 1001 और न ही 999, मतलब बिल्कुल वॉल्यूम में चेंज नहीं हो, वॉल्यूम एग्जिट उतना ही रहे जितना दोनों कंपोनेंट का था। तो हम बोलेंगे कि बनने वाला सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। और नंबर 4 कंडीशन को बहुत ध्यान से समझे। जैसे हमने दो कंपोनेंट लिए, ए और बी कंपोनेंट से अपन बात कर रहे हैं, तो ए जो कंपोनेंट था उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स थी वो ए और ए अट्रैक्शन फोर्स थी, एंड बी में जो अट्रैक्शन फोर्स थी वो बी और बी इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स थी। लेकिन जब आप दोनों को मिला देंगे तो अब जो हमारे पास नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें एक नई फोर्स एग्जिस्ट करेगी, वो किसके बीच में होगी, ए और बी के बीच में, ठीक है। इसको आप यूं समझ सकते हो, जैसे एक आपने लिया वाटर, एक आपने लिया अल्कोहल। तो पहले आपने केवल वाटर लिया प्योर, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स थी। दूसरे कंटेनर में अल्कोहल था, वहां अल्कोहल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स थी। अब आपने दोनों को एक तीसरे कंटेनर में डाल दिया, तो अब नई जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किसके बीच में है, वाटर और अल्कोहल के बीच में। तो ये जो नई अट्रैक्शन फोर्स है जो वाटर और अल्कोहल के बीच में है वो दोनों की अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होनी चाहिए, न कम होनी चाहिए न ज्यादा होनी चाहिए। तो यही मैंने लिखा है, ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स थी, मतलब मिलाने से पहले, मिलाने के बाद जो नई अट्रैक्शन फोर्स आ रही है ए और बी के बीच में वो बराबर होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये फोर्स ज्यादा हो गई, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर स्ट्रांग हो गई तो ए और बी पास आ जाएंगे और वॉल्यूम पहले से कम हो जाएगा। और अगर ये वीक रह गई, ठीक है, तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि वॉल्यूम न तो बढ़ता है न घटता है, क्योंकि पहले वाली और बाद वाली जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सेम रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं आता। तो अगर ये 4 कंडीशन फॉलो कर रहा है हमारे पास सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन, यस बोलिए बेटा। सेकेंड राउल्स लॉ उसमें सॉल्यूट और उसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोनों को फॉलो करना चाहिए। वो उसके अंदर ए बी, एक सेकेंड करना पड़ेगा।
ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आवाज आ रही है बेटा आपके पास? ओके, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, ठीक है, चलिए। तो अब मैं बात कर रहा था, हाँ, आपके उसके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा था। तो एक्चुअली इसमें हम ये कह रहे थे कि ये दोनों पर लागू होता है कि अपने पास दोनों तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं, चाहे वो दोनों वोलेटाइल हो या एक नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है, तो दोनों के लिए अगर राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। तो ये तो कंडीशन हो गई किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब अगर मान लीजिए मैं इसको नॉन आइडियल, अच्छा एक और चीज, इसके एग्जांपल देखें अपन कि किस तरह के सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ऐसे सारे सॉल्यूशन जिसके कंपोनेंट का स्ट्रक्चर आपस में काफी हद तक मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एन-हेक्सेन प्लस एन-हेप्टेन, ये जो दो कंपोनेंट हैं इनको अगर आप मिलाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर आपस में काफी सिमिलर होता है, केवल एक कार्बन का डिफरेंस है। तो इन दोनों कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। या फिर एक और देखें एग्जांपल, एक ले सकते हैं बेंजीन प्लस टोलुइन। बेंजीन पता है ना बेटा क्या होती है? बेंजीन में बेंजीन रिंग आएगी आपके पास। ओके, और टोलुइन के अंदर क्या होगा? बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? मिथाइल बेंजीन, बिल्कुल, मिथाइल बेंजीन टोलुइन हो जाएगा। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, वो भी आपके पास आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल में, जैसे ये सेकेंड एग्जांपल हो गया, थर्ड एग्जांपल जैसे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन और प्लस ब्रोमोबेंजीन, तो इसमें Br आ गया, केवल हेलोजन का डिफरेंस है, बाकी सिमिलर है आपस में। तो मेरा कहने का मतलब इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में काफी स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी शो करते हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो आपस में आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब एक बार मैं बात कर रहा हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। चलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जब मैं बात करता हूं, जैसे नाम से पता चल रहा है नॉन आइडियल मतलब आइडियल नहीं होगा, तो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करेगा। तो एक्चुअली नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं विच डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ। जो राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसे हम नॉन आइडियल कह रहे हैं, और इसको फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गया कि नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और दूसरा नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब ऐसे नॉन आइडियल जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं किससे? आइडियल बिहेवियर से। अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए पहला, फर्स्ट देख रहे हैं अपन, अब ऐसे जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, जैसा नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव डेविएशन, तो इसका मतलब ये राउल्स के लॉ से भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो पहली कंडीशन इसकी, शो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो इसमें क्या होगा देखो, जैसे फ्रॉम राउल्स लॉ लिख देते हैं, फ्रॉम RAOULTS, राउल्स लॉ। ठीक है, अब राउल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? PA इक्वल्स टू P0A पढ़ा था हमने। ठीक है, अब अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल तो आइडियल सॉल्यूशन में आता है, तो यहां पर ये ग्रेटर आएगा, यानी PA की वैल्यू जो होगी वो P0A से ग्रेटर होगी।
ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करता हूं तो यहां पर आ जाएगा शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, RAOULT, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन है। हाँ बेटा, हाँ बोलिए, एक सेकेंड। P0 A जो है आप कह रहे हो नहीं, यहां पर कहने का मतलब है जब वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन में जो आपके पास में ये आएगा पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा, ध्यान रखना वो इन दोनों के मल्टीप्लाई से ज्यादा होगा, इनके प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। एक बार मैं और चेक कर लेता हूं, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वैसे तो, फिर भी लेट मी चेक, जस्ट अ मिनट। बस यही आएगा बेटा, PA ग्रेटर देन, है ना, PA जो होगा पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा इसका A का, वो P0 A XA से ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो PA की वैल्यू जो होगी वो लेस हो जाएगी P0 A XA से। तो ये तो पहली कंडीशन है। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो हमने दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी थी? दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी डेल H मिक्सिंग इक्वल्स टू, हमने 0 पढ़ा था। तो अब हमें पता है जब ये डेविएशन शो कर रहा है आइडियल नहीं है तो 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा तो या तो ज्यादा होगा 0 से या 0 से कम होगा। तो अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूं, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो या फिर अपन ये लिख सकते हैं इट शुड बी पॉजिटिव का मतलब 0 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। और अगर इस कंडीशन में यहां देखता हूं मैं, तो यहां पर डेल H मिक्सिंग की जो वैल्यू होगी, यानी दो कंपोनेंट को मिलाने पर जो हमारे पास में चेंज इन एंथैल्पी होगा, ठीक है, वो आपके पास में इक्वल्स टू क्या होगा? नेगेटिव से मतलब 0 से कम होगा। आप इसको लेस देन 0 भी लिख सकते हैं, इसको नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तीसरी कंडीशन वॉल्यूम के लिए है, तो डेल V मिक्सिंग हमने पढ़ा था, डेल V मिक्सिंग, जब दो कंपोनेंट को आपस में मिला रहे हैं तो उस समय डेल V मिक्सिंग जो है उसमें हमने इक्वल्स टू 0 पढ़ा था। लेकिन इसमें क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो 0 से ज्यादा होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ वॉल्यूम, इसमें देखें वॉल्यूम, डेल V मिक्सिंग, जब दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो नेगेटिव यानी कि घट जाएगा। आपने 500 ml के दो कंपोनेंट को मिला दिया तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1000 से कम हो जाएगा, चाहे वो 999 ही हो, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन है हमारे पास में, उसको मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस कम है, तो ऊपर लिख देता हूं। तो वो कंडीशन क्या थी? हमने ये पढ़ा था कि A एंड B और B, इन दोनों कंपोनेंट को जब अपन मिक्स करते हैं तो ये पहले अट्रैक्शन फोर्स थी A के बीच में और B के बीच में। लेकिन अब हम यहां देख रहे हैं कि वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, ठीक है ना, यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम कब बढ़ता है? वॉल्यूम उस समय बढ़ता है जब कंपोनेंट के बीच की दूरी बढ़ जाए। और दूरी कब बढ़ेगी? जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाए। तो इसका मतलब जो नया सॉल्यूशन बन रहा है उसकी अट्रैक्शन फोर्स कम है, लेस है, ठीक है। और नया वाला क्या है? A और B की अट्रैक्शन फोर्स। तो A और B के बीच में जो नई अट्रैक्शन फोर्स आई है वो पहले वाले अट्रैक्शन फोर्स के कंपैरिजन में क्या है? वीक है। और इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें ऐसे हो जाएगा कि जैसे A और A के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स थी एंड B और B के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स थी वो लेस थी, लेकिन अब जो नई अट्रैक्शन फोर्स आई है A और B के बीच में, वो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। अब वो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो इसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो डेल V मिक्सिंग हमने नेगेटिव कर दिया है, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया है? कम हो गया है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया है? सॉल्यूशन हो गया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे इसको अपन, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करे, जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो। और इस सॉल्यूशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाला और नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन में सिंपल सा है, सब कुछ पॉजिटिव है। देखो आप, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स के लॉ से, तो यानी ग्रेटर होगा PA की वैल्यू, डेल H की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी यानी मोर देन 0 हो जाएगी।
डेल वी यानी वॉल्यूम जो होगा मिक्स करने के बाद वो भी ग्रेटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, सब चीज नेगेटिव हो जाएंगी, यानी आपके पास जो वॉल्यूम है, सॉरी राउल्ट के लॉ को भी वो मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और डेल एच मिक्सिंग भी नेगेटिव, यानी एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो भी नेगेटिव होगा। अच्छा, एक ये चीज और समझना, एंथैल्पी में चेंज नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव बेटा जब होती है जब एंथैल्पी बढ़ती है और कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना मतलब जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हैं उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा वो, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने से जो सॉल्यूशन है ना वो ध्यान रखना कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब वो कैसा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। अब ये देखो डेल एच मिक्सिंग इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब इसकी चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव, यानी एंथैल्पी में चेंज घट रहा है, तो एंथैल्पी घट रही है। एंथैल्पी कब घटती है? जब एनर्जी बाहर निकल जाती है तो एनर्जी कम हो जाती है। तो एनर्जी बाहर निकलेगी तो नेचुरल एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और जो टेम्परेचर होगा सॉल्यूशन का, टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा और सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन गर्म हो रहा है तो यानी वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में अपन वैसे और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, लेकिन एक इसके एग्जांपल और बता दूं मैं आपको। तो देखो जो पॉजिटिव डेविएशन वाला है इसका सिंपल सा एग्जांपल ध्यान रखें कि इसके अंदर जब भी आप एल्कोहल को और वाटर को मिक्स करोगे, ठीक है, एल्कोहल जैसे इथाइल एल्कोहल ले लो आप C2H5OH और प्लस H2O, तो ये हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम चाहे बढ़े 1 ml ही बढ़ जाए वॉल्यूम, लेकिन जब बढ़ता जरूर है, और टेम्परेचर इसका ठंडा हो जाता है। यानी आप जब अल्कोहल में पानी मिलाए या पानी में अल्कोहल मिलाए तो चाहे उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो, लेकिन कम जरूर होता है। जबकि अगर आप एसिड लेते हैं, जैसे कोई भी एसिड HNO3 एसिड और प्लस वाटर, इनको मिक्स करते हैं, तो ये तो आपको पता भी होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कैसा डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। तो अभी मैंने बताया कि डेल एच मिक्सिंग इक्वल्स टू नेगेटिव हो और टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, जब दो कंपोनेंट को मिलाएं तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो वाटर में जब आप एसिड मिलाएंगे, जैसे मान लो H2SO4 में अगर आप पानी को मिक्स करेंगे, वाटर को मिक्स करेंगे, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, और इसलिए इसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास फिर अपन यहीं तक लेते हैं। तो कल फिर अपन एक काम करेंगे, कल न्यूमेरिकल रखेंगे अपन, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कोशिश करूंगा आज रात को सेंड कर दूंगा, और कल वो जो आपके डाउट थे उस वर्कशीट के अंदर वो भी अपन यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। पहले वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे।